सऊदी अरब दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक, बल्कि सिर्फ सऊदी नहीं, अरब की बाकी कंट्रीज़ भी लीडिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ बन चुका है। ऑयल और नेचुरल गैस इनके सक्सेस की मेन रीज़न है। लाखों इंडियंस अरब कंट्रीज़ में काम करते हुए नजर आएंगे। अरब में मेनली 7 कंट्रीज़ है: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन। साथ ही में सऊदी अरब मुस्लिम्स के लिए एक मेन रिलीजियस सेंटर है, जहां 90% तक लोग मुस्लिम हैं और करोड़ों मुस्लिम्स हज करने जाते हैं। वही अरब एक समय पॉलीथीज़म की घर हुआ करता था। प्री इस्लामिक पीरियड से ही हज़ारों लोग दूर दूर से काबा में आया करते थे, जहां उनके 360 आइडल्स रखा गया था। यानी यहाँ पर लोग मल्टीपल गॉड्स में बिलीव रखते थे। दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरह यहाँ भी कई सिविलाइजेशन थी और ये लोग बाहर के कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन रखते थे, जिससे ये लोग ट्रेडिंग भी करते थे। आखिर कौन थे ये लोग और कैसा था प्री इस्लामिक अरब? प्री इस्लामिक अरब ट्राइब्स मेनली 2 टाइप्स की होती थी। नंबर 1 नोमैडिक बेडुइन और सेकंड है परमानेंट रेसिडेंट। एंशिएंट टाइम में नोमैडिक बेडुइन ही अरब में डोमिनेट करता था। पूरे अरबियन ज़मीन में ट्रैवल करते रहते थे, यानी ये लोग एक जगह में रह के पूरी ज़िंदगी गुजारते नहीं थे। अरब में इतनी गर्मी होती थी कि इन लोगों के लिए एक जगह रुकना बहुत मुश्किल होता था, तो ये लोग एक जगह कुछ समय रहने के बाद दूसरी जगह ढूंढते जहाँ वेदर थोड़ा बेहतर हो। ये लोग मेनली नॉर्थ अरेबिया में ट्रैवल करते थे। कभी कभी थोड़ी बारिश साउथ सी से आता था, मगर वो भी पूरे अरब में पहुँच नहीं पाता था। वेदर थोड़ी बेहतर होती है तो ये ट्राइब अपने साथ अपना जानवर, कैमल्स, गोट्स और पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाके टेंट बना के रहने लगते थे, जब तक वेदर ख़राब ना हो। चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट हुआ करता था, तो ये लोगों के लिए एक जगह पूरी साल रहना मुश्किल होता था। इतनी गर्मी होता था कि ये लोग अरब के दूसरे इलाके में चले जाते जहाँ टेम्परेचर कम हो। अरबियन पेनिनसुला में बारिश कम होने के कारण नदी बस कुछ ही थी, तो लोग पानी के पास ही ज़्यादातर रहते थे। सबसे ज़्यादा हिजाज रीजन में रहते थे, यानी मक्का, मदीना, जेडा सिटी के पास। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि अरब एक समय सहारा डेजर्ट का ही पार्ट हुआ करता था। बस यही नहीं, मिडिल ईरान और गोबी डेजर्ट के साथ भी अरब कनेक्टेड था। समय के साथ साथ अरब दूर होता गया और एक बड़ी द्वीप में बदल गया। इतनी गर्मी के कारण ये लोग तब से ही अपने सर को ढक के रखते थे कपड़ों से। देखेंगे आज भी अरब के लोग ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, बल्कि अब तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस भी बन चुका है। और दूसरी ट्राइब थी परमानेंट रेसिडेंट। ये लोग साउथ अरेबिया में ज़्यादातर रहते थे और एक ही जगह में पूरी ज़िंदगी गुजारते थे। ये ट्राइब थोड़ा लेजी हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू बेडुइन ट्राइब। कौन सी ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करता था आज के दिन ये बताना थोड़ा मुश्किल है, मगर इतना जानकारी मिलता है कि बेडुइन ट्राइब्स ही पूरे अरब में राज करते थे। तो बेडुइन ग्रुप में ट्रैवल करते थे, जहाँ रुकते वहाँ टेंट बना के फैमिली के साथ रहते थे। एक टेंट यानी एक फैमिली। एक साथ बहुत सारे टेंट रहता तो उसे कौम कहा जाता था। ऐसे ही नेटिव कौम मिला के बनता था एक कबीला। एक कौम के लोग एक दूसरे को भाई मानते थे। एक कौम दूसरे कौम के अगेंस्ट लड़ाई करते थे। जो जीतता था वो दूसरे कौम के सारी चीज़ें ले लेता था, इंक्लूडिंग उनकी औरतें, एनिमल्स और बाकी वैल्यूएबल चीज़ें, सब कुछ ले लेता था। हर एक कौम में एक लीडर हुआ करता था जिसे शेख कहा जाता था। ग्रुप में जो ज़्यादा पावरफुल है और एक्सपीरियंस है उसे शेख चुना जाता था। शेख ग्रुप को कंट्रोल करते थे। अरब में तो अब एक ही रूल चलता था, खून के बदले खून। रिवेंज के अलावा और कोई पनिशमेंट नहीं चलती थी। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में किसी की मर्डर की है तो उसे मौत की सज़ा ही होती है। अगर कोई मर्डर करके भाग जाता है तो उसे पूरा कबीला ढूंढ के ही रहता था। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि बानो बकर और बानो तगलिब नाम के 2 ट्राइब्स के बीच में 40 साल तक एक लड़ाई चली। प्री इस्लामिक अरब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलने वाली कोई लड़ाई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बहुत सारी लड़ाई लड़ी गई ट्राइब्स के बीच में। असीरियन एम्पायर शल्मनसर III पहली बार अपनी इंस्क्रिप्शन में अरब के बारे में मेंशन करी। शल्मनसर दमस्कस के राजा के खिलाफ अभियान चलाए थे। उनका टारगेट एक अरब शेख भी था। इस वॉर को बैटल ऑफ करकर कहा जाता है, जिसे मॉडर्न डे सीरिया में लड़ी गई थी। शल्मनसर अपने इंस्क्रिप्शन में इस वॉर के बारे में डिटेल्स में बताया है कि वो कैसे करकर नाम की सिटी को मिट्टी में मिला दिया था, पूरे शहर को आग से जला दिया था, 1200 रथ, 1200 हॉर्समैन, 20,000 आर्मी को और 1,000 ऊँट को कैसे मार डाला था। वो पहली बार था जब कोई अरब से हुई लड़ाई को डिटेल्स में लिखा गया था।
प्री इस्लामिक अरब में लड़कियों के अधिकार को लेकर कई सवाल है। एंशिएंट अरब जनरली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, जिसमें लड़कियों के अधिकार बहुत ही कम था, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि लड़कियों की कोई लीगल स्टेटस ही नहीं था। फादर्स अपनी बेटी को बेच देता था, हस्बैंड्स अपनी मर्जी से उन्हें छोड़ देता था। शादी सिर्फ अपनी ट्राइब्स के बीच में ही होती थी। दोनों ट्राइब्स के बीच में एग्रीमेंट के थ्रू शादी कराया जाता था, जहां लड़के की फैमिली को लड़की के बदले कुछ संपत्ति जैसे कैमल या फिर हॉर्स देना पड़ता था, और दूसरी तरफ लड़की अपनी मर्जी से ना तो शादी कर सकती थी और ना ही हस्बैंड को छोड़ पाती थी। लड़कियों का काम था बस बच्चा पैदा करना और घर के सारे काम करना। लेकिन नॉर्दर्न अरेबिक में कुछ हाई क्लास ट्राइब्स थी, जैसे नेबेटियंस। उस ट्राइब में लड़कियों के राइट्स ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू अदर ट्राइब्स। प्री इस्लामिक अरेबियंस मेनली कैमल्स और गोट की फार्मिंग करते थे। मेन प्रोफेशन में हंटिंग और लूटपाट हुआ करता था। डेजर्ट में ज़िंदगी मुश्किल थी, तो फिर दूसरों के एनिमल्स या फिर दूसरी चीज़ चुराना बहुत ही कॉमन हुआ करता था। तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करके उनकी चीज़ों को चुराना एक तरह के प्रोफेशन हुआ करता था। उस समय के फेमस पोइट अल कुतामी अपने किताब में लिखते हैं, हमारा काम है दुश्मनों के ऊपर हमला करना, पड़ोसियों के ऊपर हमला करना, और अगर हमला करने लायक कोई ना मिले तो अपने भाई के ऊपर हमला करना। लेकिन दुश्मनों के लिए जितनी खतरनाक क्यों ना हो, अपनी फैमिली या फिर अपनी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। ऐसा था ये ट्राइब। दो जानवर इनकी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी, कैमल्स और हॉर्सेस। डेजर्ट में वैसे ही जानवर कम देखने को मिलता है। उस समय अरब में वाइल्ड एनिमल्स में पैंथर, लियोपर्ड, हाइना, फॉक्स वगैरह थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता था। इवन कुछ राइटर्स ने अरब में लायंस की भी जिक्र की है, जो कि अभी बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता है। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कैमल्स, गोट्स, लैम्स थी, मगर उसमें कैमल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कैमल के बिना अरब में ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन था। उससे मिल्क और मीट तो मिलता ही था। इसके अलावा कैमल स्किन को ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लड़की की शादी की दहेज, गैम्बलिंग से प्रॉफिट सब कैमल से होता था। यानी कैमल को करेंसी की तरह इस्तेमाल करते थे। जिनके पास जितना कैमल वो उतना अमीर। कैमल ही अरेबियंस की असली पार्टनर हुआ करता था। पानी की इतनी कमी होती थी कि कभी कभी ये लोग पानी के बदले ऊँट की दूध पीते थे, और पानी अपने कैमल्स और अदर एनिमल्स के लिए बचा के रखते थे। कैमल्स इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि एक ऊँट के लिए एक वॉर लड़ी गई, जिसे अल बसूस वॉर के नाम से जाने जाते हैं। अराउंड 5th सेंचुरी में बानू बकर और बानू तगलीब नाम के दो ट्राइब्स थे। दोनों ट्राइब्स ही क्रिश्चियन हुआ करता था। एक दिन बानू तगलीब के एक लीडर ने दूसरे ट्राइब बानू बकर के एक कैमल को मारने की कोशिश की। वो कैमल थी बसूस नाम की एक बूढ़ी औरत की। सिर्फ इस वजह से एक वॉर लड़ी गई, और ये वॉर चली 40 साल तक। दोनों ट्राइब्स एक दूसरे को अटैक करते रहे और चीज़ें लूटपाट करती रही इतनी सालों तक। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट जानवर था हॉर्सेस। पहले अरब में हॉर्सेस हुआ नहीं करता था। अराउंड 2000 BC से पहले हिटी नाम की एक ट्राइब ने पहली बार वेस्ट एशिया से बहुत सारे हॉर्सेस इंपोर्ट करे थे। तब से अरेबियंस हॉर्सेस को पालना सीख चुके थे, मगर कैमल्स के कंपैरिजन में हॉर्सेस पालना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। हॉर्सेस पालना एक लग्जरी था। बहुत कम ट्राइब्स ही हॉर्सेस अफोर्ड कर पाते थे। जिनके पास हॉर्सेस रहता उन्हें बहुत ही अमीर और रिस्पेक्ट की जाती थी। हॉर्सेस तब ज़्यादा काम आता जब कोई अचानक हमला कर दे, तब तेज़ी से भागने में हॉर्सेस ज़्यादा काम आता। यहाँ नॉर्थ अरेबिक और साउथ अरेबिक के लोगों में एक बड़ा अंतर था। नॉर्थ अरेबिक के लोग जो नोमैडिक बेडुइन थे, वो कुरानिक लैंग्वेज में बात करते थे, यानी प्रॉपर क्लासिकल अरेबिक इनका मेन लैंग्वेज थी। दूसरी तरफ साउथ अरेबिक के लोग एंशिएंट यमन की सेबियंस की लैंग्वेज सेरेबिक और हिमवारिटिक लैंग्वेज में बात करते थे। अरेबिक लैंग्वेज को तब से ही बहुत ही रिच मानी जाती थी। मिडिल एज से लेकर कई ईयर्स तक अरेबिक लैंग्वेज था एजुकेशन कल्चर की मेन सोर्स। 9th और 10th सेंचुरी में दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले अरेबिक लैंग्वेज में फिलोसफी, आर्ट, हिस्ट्री, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन और जियोलॉजी की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। इसके अलावा पोइट्री में भी अरेबिक लैंग्वेज का स्थान बहुत ऊपर था। उनमें से एक बहुत ही फेमस पोइट था इमरुल अल कईस, जिन्हें प्रिंस ऑफ पोइट्स कहा जाता है। यूरोपियन कल्चर में अरेबिक लैंग्वेज की इम्पैक्ट आज के दिन भी देखने को मिलता है। बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस में अरेबिक ओरिजिन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाता है, जैसे अल्कोहल, अलजेब्रा, कैंडी, जार या फिर कॉफ़ी। लैटिन के बाद अरेबिक अल्फ़ाबेट्स में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ़ारसी, अफ़गान, उर्दू, तुर्क और मलाई जैसे लैंग्वेजेस को अरेबिक अल्फ़ाबेट्स में ही लिखा जाता है। तो नॉर्थ अरेबिक के लोगों में बहुत सारे ट्राइब्स थे। पुराने इस्लामिक स्कॉलर्स से बहुत सारे ट्राइब्स की जानकारी मिलता है।
जैसे कुरैश, लखमीट्स और कई सारे ट्राइब्स। यहाँ पर कुरैश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अरबिक के हिस्ट्री के लिए। 4th सेंचुरी के एंड में कुरैश ट्राइब पूरी मक्का को कंट्रोल में ले लेता है और अपने स्किलफुल ट्रेडिंग के चलते बन जाता है अरब के सबसे पावरफुल ट्राइब। उस टाइम कुरैश ट्राइब को सेंट्रल फिगर मानी जाती थी इन टर्म ऑफ रिलीजियन एंड ट्रेडिंग। वैसे अरब में ट्रेडिंग पहले से ही किया जा रहा था, स्पेशली सेबियंस नाम के एक किंगडम में। सेबियंस के बारे में ग्रीक लिटरेचर में काफ़ी मेंशन की गई है। इसके अलावा कुरान और बाइबल में भी इनकी बातें की गई है। सही मायनों में वो सेबियंस ही थे जिन्हें अरब की फर्स्ट सिविलाइज्ड ग्रुप कहा जा सकता है। यह किंगडम 1200 BC से 8th सेंचुरी तक साउथ अरब यानी प्रेजेंट डे यमन में रहते थे। अरब के उस पर्टिकुलर प्लेस में हीट थोड़ा कम था। इस टाइम पे ये लोग इंडिया से स्पाइसेस, क्लोथ्स, वेपन, चाइना से सिल्क, इथियोपिया से स्लेव्स, मंकी, एलिफेंट टीथ, गोल्ड जैसी चीज़ इंपोर्ट करके यूरोपियन कंट्रीज़ में सप्लाई करते थे। सेबियंस को सीस रूट्स, वेदर के बारे में अच्छे से नॉलेज थी। इस वजह से उन्होंने 1250 BC से ही सक्सेसफुली ट्रेडिंग करते आए हैं बाहर के देशों से। सेबियंस रिलीजन में उतना मान्यता नहीं रखता था, रिलीजन में ज़्यादा मान्यता रखते थे नॉर्थ अरब के लोग। 5th सेंचुरी से ही नॉर्थ अरब में कुरैश ट्राइब डोमिनेट कर रहा था। क्योंकि दुनिया के दूसरे पार्ट्स में वॉर्स वगैरह चल रहा था तो उस समय सी रूट्स डेंजरस हुआ करता था और समुद्री डाकू का डर भी था। लेकिन इसका फ़ायदा डायरेक्टली कुरैश ट्राइब को मिला। ट्रेडर्स सी रूट के बदले अरब के मक्का के थ्रू चीज़ें इंपोर्ट करते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसके कारण मक्का की ऑफ ट्रांजिट पॉइंट बन गया। कुरैश ट्रेडर्स की सेफ्टी, शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। इसके बदले ट्रेडर्स से कुरैश एक कमीशन लेते थे। बेसिकली कुरैश मिडलमैन का काम करता था। इसके कारण कुरैश अरब की मोस्ट पावरफुल ट्राइब बन गई और 5th सेंचुरी में पूरी मक्का उनके पावर में थी। उस टाइम पेगन मेन रिलीजन था। लोग ज़्यादातर पेगन रिलीजन में ही बिलीव रखते थे। पेगन्स यानी मल्टीपल गॉड्स में यकीन रखना। कुछ जीविश ट्राइब के लोग भी थे और तब तक क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड होना शुरू हो गया था अरब में। कुरैश इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद इस ट्राइब में एक पेगन फैमिली में ही जन्मे थे। बाद में उन्होंने इस्लाम रिलीजन को एस्टैब्लिश किया और पूरे अरब में स्प्रेड करी। मगर उनके पहले से ही मक्का में बसे काबा एक रिलीजियस सेंटर हुआ करता था और काबा की प्रोटेक्शन दे रहे थे यही कुरैश लोग। इस्लाम के आने से बहुत पहले से ही काबा रिलीजियस अट्रैक्शन हुआ करता था, जिसमें मेन भगवान था हबल नाम के एक देवता। हबल को भविष्यवाणी और बारिश की देवता मानते थे। वहाँ पे पेगन प्रिस्ट हुआ करता था जो भगवान के नाम पे भविष्यवाणी करते थे और खूब सारा पैसे कमाते थे। फेमस स्कॉलर की किताब इब्न हिशाम से पता चलता है कि इस हबल आइडल को इब्न लुहाई नाम के एक ट्राइब ने मेसोपोटामिया से लाके काबा में स्थित करे थे और तब से ही अरब के लोग इस हबल को पूजे जा रहे थे। हबल्स के अलावा और भी बहुत सारे आइडल्स थे, जैसे अल्लात, अल उज्जा, मनत, ऐसे मिलाकर टोटल 360 आइडल्स थे काबा के अंदर। साल के एक पर्टिकुलर टाइम में ये ट्राइब्स आपस में लड़ाई वगैरह छोड़ के मक्का के लिए रवाना होते थे, जिसे आज हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। काबा में वैसे आइडल्स की वर्शिप करने के लिए और वहाँ पे जमजम पानी पीने के लिए, जिसे वो लोग बहुत ही पवित्र मानते थे। लेकिन बाद में इस्लाम आने के बाद सारे मूर्तियों को हटा दिया गया और सिर्फ अल्लाह को वर्शिप करना स्टार्ट करी गई। प्री इस्लामिक पीरियड में कुरैश और अदर ट्राइब्स वॉर से पहले काबा में रिलीजियस सेरेमनी प्रैक्टिस करते थे और भगवान के सामने बफेलो या फिर कैमल सेक्रीफाइस करते थे। इस्लाम आने के बाद अराउंड 608 AD में काबा की रिकंस्ट्रक्शन की गई। अभी तो काबा इस्लाम रिलीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तब से ही मक्का एक रिलीजियस सिटी हुआ करता था। टॉलेमी के बुक में लिखी सेबियंस वर्ड मकोराबा वर्ड से आया मक्का, जिसका मतलब ही होता है प्लेस ऑफ वर्शिप। सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मक्का तब तक ट्रेड सेंटर बन चुका था और ये सब कुछ कुरैश ट्राइब हैंडल कर रहे थे। और काबा के लिए तीर्थ यात्रा अरेबियंस की ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता था। हज़ारों लोग काबा में आया करते थे अपने भगवान को पूजा करने के लिए। गॉड ऑफ रिवेंज, गॉड ऑफ प्रोटेक्शन, इस तरह के हर एक बिलीफ के लिए डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप किया जाता था। प्री इस्लामिक पीरियड में अल्लाह को भी वर्शिप किया जाता था, पर तब अल्लाह को मेन गॉड या फिर ओनली गॉड ऐसा नहीं मानते थे। अल्लाह को बाकी सारे गॉड्स के साथ ही वर्शिप किया जाता था। रिसर्च से पता चलता है कि 5th सेंचुरी BC में साउदर्न अरब के लिहियम किंगडम पहला किंगडम है जो अल्लाह को मेन गॉड मानते थे। पर सिर्फ अल्लाह को वर्शिप करते थे ऐसा नहीं है, बाकी सारे गॉड्स में से अल्लाह को ज़्यादा बड़ा मानते थे और ये चीज़ बाद में कुरैश ट्राइब ने भी एक्सेप्ट की। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफेट मोहम्मद की फादर का नाम था अब्दुल्ला, जिसका सीधे तौर पर मतलब होता है स्लेव ऑफ अल्लाह यानी भगवान के दास। इससे साफ पता चलता है कि तब भी अल्लाह की वर्शिप किया जाता था।
बाद में जब प्रोफेट मोहम्मद आए तो उन्होंने बाकी सारे आइडल्स को हटा के मोनोथीज़म यानी एक ईश्वरवाद बिलीफ्स की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है, और आइडल वर्शिप पूरी तरह बैन कर दिया अरब में। इस्लाम के पहले ये मोनोथीज़म की कंसेप्ट जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में भी देखने मिला था। क्योंकि आइडल वर्शिप इस्लाम की बिलीफ से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए प्री इस्लामिक पीरियड को एज ऑफ इग्नोरेंस यानी जाहिलियत कहा जाता है। दूसरी तरफ मक्का से 300 मील दूर मदीना में ज़्यादातर ज्यूइश लोग रहते थे। तब मदीना को यथरिब कहा जाता था। ये लोग खजूर की खेती करते थे। फेमस यहूदी ट्राइब बनु कुरैज़ा पहले यहाँ पर ही रहता था। बाद में जब रोमन एम्पायर पैलेस्टाइन पर हमला करके पैलेस्टाइन ऑक्यूपाई कर लेता है, तब यथरिब के रहने वाले बहुत सारे ज्यूइश लोग यथरिब से पैलेस्टाइन शिफ्ट कर गए और परमानेंटली वहाँ पर रहने लग गए। बाद में यथरिब का नाम बदल के मदीना रख दिया गया। कई सेंचुरी पहले अरब से दूर इसराइल से यहूदी रिलीजन के लोग अरब में सेटल होना स्टार्ट करे थे। बहुत सारे ट्रेडर्स अरब ट्रेडिंग के थ्रू आते थे और यमन और नॉर्दर्न अरब में काफ़ी सारे जगह में सेटल होना स्टार्ट करे थे। देखते ही देखते उन्होंने अरब में ज्यूइश कम्युनिटी बना ली, मगर तब तक ज्यूइश पॉपुलेशन अरब में कुछ खास नहीं था, बस कुछ ही यहूदी लोग रहते थे अरब में। जब 66 सी में ज्यूइश रोमन वॉर लड़ी गई, तब जुडाइज़म की मेन रिलीजियस सेंटर सेकंड टेम्पल तोड़ दिया गया रोमन एम्पायर के द्वारा। तब हज़ारों ज्यूइश इसराइल से माइग्रेट करके अरब में आने स्टार्ट कर दिए थे। इससे पहला तो उन्हें सेफ्टी मिला और दूसरी वहाँ पे अपनी रिलीजन को फ्रीडम के साथ प्रैक्टिस कर सकते थे। इसके बाद से पूरे अरब में ज्यूइश की पॉपुलेशन स्प्रेड होता गया। पर असली ट्रांजिशन तब देखने मिला जब साउथ अरब के हिमवाराइट किंगडम अराउंड 4th सेंचुरी में पॉलीथीज़म छोड़ के जुडाइज़म रिलीजन एक्सेप्ट करे थे। तब इस किंगडम के थ्रू ज्यूइश लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी अरब में। तब तक एक और रिलीजन पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही थी, क्रिश्चियनिटी। जेरूसलम में स्टार्ट होकर बहुत सारे एम्पायर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, इंक्लूडिंग रोमन एम्पायर, अक्सुम और किंगडम ऑफ आर्मेनिया। शुरू में सीरिया से धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी अरब में आना स्टार्ट कर दिए थे। कहा जाता है स्टार्टिंग डेज में सीरिया में क्रिश्चियंस को टॉर्चर किया जाता था, तो वहाँ के क्रिश्चियंस नॉर्थ अरब में आके रहने लग गए थे अपनी सेफ्टी के लिए। अराउंड 350 एडी में रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटियस II ने थियोफिलस नाम के एक बिशप की लीडरशिप में साउथ अरब में एक ग्रुप भेजे थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। थियोफिलस को इस काम में सक्सेस भी मिलता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया और साउथ अरब में 2 चर्चेस भी बनाए। उनके अलावा फेमियन नाम के सीरिया के एक रिलीजियस व्यक्ति थे, उन्होंने भी अराउंड 500 एडी में करंट सऊदी में क्रिश्चियनिटी को प्रीच की। अभी आपको लग सकता है 2 मोनोथीज़म के रिलीजन क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म साथ में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, मगर ऐसा था नहीं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, तो इससे कुछ ज्यूइश किंग खुश नहीं थे। उसमें से एक किंगडम था हिमवाराइट किंगडम। यह किंगडम साउथ अरब के यमन में रहते थे। हिमवाराइट के राजा धूनुवास खुद एक ज्यूइश थे और क्रिश्चियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने क्रिश्चियंस को ख़त्म करने के लिए एक कैंपेन चलाया। धूनुवास अपनी आर्मी लेके यमन से सऊदी अरब तक क्रिश्चियंस को कत्ल करता गया। इसके रिस्पॉन्स में अक्सुम नाम के एक क्रिश्चियन किंगडम मिलिट्री एक्सपीडिशन चलाते हैं अक्रॉस रेड सी इनटू साउदर्न अरेबिया और अटैक करते हैं यमन के हिमवाराइट किंगडम पर 500 एडी में, और ये वॉर चलता है लगभग 7 साल तक। फाइनली अक्सुम सेना ने हिमवाराइट किंग धूनुवास को हरा देता है और साउथ अरब में यमन पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि धूनुवास को बैटल के दौरान ही मार दिया गया था, या फिर उन्होंने समुद्र में कूद के खुद की जान ले ली थी। इसके बाद यमन जो एक ज्यूइश किंगडम हुआ करता था, अब बन जाता है क्रिश्चियन एम्पायर। बाद में जब प्रोफेट मोहम्मद पावर में आए, तब उन्होंने इस्लाम की स्थापना की पूरे अरब में। उनके समय में भी ज्यूइश और क्रिश्चियंस रहते थे, मगर पॉलीथीज़म को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया और कुछ ही समय में इस्लाम बन जाता है अरब के सबसे पावरफुल रिलीजन।